जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट पेपर का हम डेमो देखेंगे। यानी कि आपका जो पेपर 6 सितंबर और 7 सितंबर को है, इन दो डेट्स को कैसा आपका पेपर आएगा, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, इस वीडियो में साथियों आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर मैं आपको यहां पर साथियों बता दूं, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ही कम है, तो साथियों जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कुछ आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगी। इधर उधर का कुछ कंटेंट नहीं, सिर्फ वही कंटेंट जो पेपर में आपको साथियों देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल पे। चलिए तो साथियों सारे सब्जेक्ट को हमने यहां पर सम्मिलित किया है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे मैथ रीजनिंग या साथियों डीआई हो। तो सारी चीजें आप लोग देखिए और अपनी इस एकमात्र वीडियो से तैयारी को तगड़ा कीजिए और पेपर को साथियों क्रैक करिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि घबराहट शब्द में प्रत्यय साथियों क्या होगा। तो अगर आपने चुना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आहट, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक मुहावरा है, कह रहे कि अंग अंग ढीला होना। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। बहुत थक जाना या बहुत थक ना जाना या बहुत चोट लगना या बहुत थक जाना। देखिए कम थक जाना या थक ना जाना ये तो नहीं होगा, बहुत थक जाना हम लोग कह सकते हैं। कहते नहीं मेरा अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है साथियों, मुझे बताइए। देखिए जो पढ़ने में आपको आसान लगे, जिसकी स्पेलिंग वगैरह आसान हो, बहुत आसानी से पढ़ ले, वो आपका तद्भव शब्द होता है। और जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आए, उच्चारण में दिक्कत है, वो आपका तत्सम शब्द होता है। जिसके पाषाण शब्द आपका जो होता है ना, वो तत्सम शब्द होता है। ये थोड़ा सा कठिन है, कंकड़ भी कठिन है, लेकिन प्यासा शब्द बहुत आसान है, पक्ष भी थोड़ा सा कठिन है। बच्चा नहीं पढ़ पाएगा पक्ष को, कंकड़ को, पाषाण को, लेकिन प्यासा पढ़ लेगा। तो मैं कहूंगा राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि प्यासा आपका एक तद्भव शब्द है। करके अशुद्ध वाक्य को साथियों चुनिए। ऐसा पेपर में आपसे दो सवाल पूछे जाएंगे, दो नहीं तो एक तो पूछा जाएगा हर हालत में। करके सीता घर चली, ये अशुद्ध वाक्य है। या साथियों अगर बात करें, ये तो शुद्ध वाक्य लग रहा है। राम पहाड़ पर चढ़ा, ये भी सही है। राम ने ग्रंथ पढ़ा, ये भी सही है। हमने सामने बैठे हैं, ये कैसे भाई, हमने सामने बैठे, हम सामने बैठे, ये होना चाहिए था। तो कुल मिला के अशुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हम अनाथ बच्चों की हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। स्थूलांकित शब्द का विलोम बताइए, यानी कि अनाथ का आपको विलोम बताना है। तो अनाथ का विलोम पता क्या होता है सातु, सनाथ होता है। राइट आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है। तो अगर बात करते, देखिए ये तो पहली बात गलत लिखा हुआ है, अतिरिक्त। ये सही लिखा हुआ है, अतिरिक्त ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ। मैं कहूंगा यहां पर जो उपसर्ग है ना, वो आपका अति है और इस शब्द की वर्तनी भी बिल्कुल शुद्ध है। कह रहे कि सम उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है जिसमें सम उपसर्ग आया हो। देखिए इसमें नहीं है ना, इसके टुकड़े नहीं हो सकते शब्द के, इसके टुकड़े हो सकते, इसके भी नहीं हो सकते। मैं कहूंगा सम्मति शब्द की अगर बात करें, सम धनमति, इसका संधि विच्छेद होगा और सम यहां पर एक उपसर्ग का ही काम करेगा। आपके एग्जाम में 5 सवाल आते हैं हिंदी के, लेकिन मैंने 10 सवाल लिए हैं। 5 सवाल में साथ तो क्या ही तैयारी आपकी हो पाती है, इसलिए मैंने 10 सवाल लिए हैं। तो कहने के धाक जमाना ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है भाई, रौब जमाना, रोब में ना रहना, रोब ना जमना या रोज जमाना। मैं कहूंगा रौब जमाने को ही कहा जाता है साथियों धाक जमाना। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, है ना। तो आपको यहां पर साथियों बताना है विशेषण पदबंध साथियों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो रोज कसरत करने वाले लोग, देखिए लोगों की विशेषता बताई जा रही है किन शब्दों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा। तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा, है ना। रोज कसरत करने वाले लोग, और लोग क्या होगा, लोग आपका विशेष शब्द हो जाएगा, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष शब्द होता है, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है तो वो आपके विशेषण शब्द होता है। तो रोज कसरत करने वाले ये आपका विशेषण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, करके लता उगती है, ये एक वचन में है, आपको बहुवचन में साथियों बताना है। तो लती उगती ये तो गलत वाक्य है, लते उगते नहीं, लताएं उगती हैं ये होना चाहिए। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। तो यहां तक साथियों आपके 10 सवाल आप लोगों ने देखे, पूरी की पूरी हिंदी के टॉप लेवल के। और अब साथियों जीके जीएस, जिसमें हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी यानी कि संविधान, अर्थव्यवस्था होगी, विज्ञान होगी, स्टैटिक जीके होगी और करंट अफेयर होगी, है ना। इन सवालों को आप लोग देखिए और तैयारी को अपना चेक करिए और इन सवालों
सवालों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करते रहिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। कह रहे कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर कनिंघम इनका नाम है और इनको ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कह रहे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो साथियों, दूसरे सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। पहला सम्मेलन जो हुआ था है ना, गोलमेज सम्मेलन, वो 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। दूसरे वाले में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अगला देखिए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो साथियों क्या था? मैं कह सकता हूं साथियों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग मुझे यहां पर बताइए। तो साथियों चंपारण आंदोलन था, बिल्कुल सही, चंपारण आंदोलन आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था साथियों? 1905 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। आंसर आपका ए होगा। कह रही 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा लॉर्ड कैनिंग की बात चल रही है। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। कह रहे कि उच्चतम लवणता पाई जाती है, मृत सागर में पाई जाती है, लाल सागर में, या सॉल्ट झील जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या वॉन झील टर्की में जो है? मैं कहूंगा वॉन झील में ही साथियों उच्चतम लवणता पाई जाती है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। कह रहे कि लवणीय जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो उन पौधों को साथियों हेलोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स कहा जाता है लवणीय जल में उगने वाले पौधों को। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। साथियों राज समिति की जब हम बात करते हैं तो राज समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल है, कह रहे कि बैंक दर ये क्या होती है, मुझे बताइए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में साथियों बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत लग रही है तो वो भी बता दीजिए। और अगर साथियों आप अपने एग्जाम यूपीएससी पेट को पास करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप साथियों एग्जाम तक जितनी क्लासेस में आपको दूं उतनी अगर आप देख लेते हैं तो तैयारी में आपकी जान आ जाएगी और सिलेक्शन आपका, एक अच्छा स्कोर कार्ड आपका यूपी पेट के पेपर में आपको देखने को मिलेगा अपना, है ना। चलिए साथियों, और उसके अलावा साथियों मैं यहां पर बता देना चाहता हूं, एक कमेंट भी साथियों कर दीजिएगा। जय हिंद का कमेंट आपको करना है साथियों कमेंट सेक्शन में। चलिए तो बात करते, कह रहे कि बैंक दर क्या है, ये अक्सर आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है। कह रहे कि साहूकार द्वारा नहीं, अनुसूचित बैंकों द्वारा, पढ़ना कट कर देना है, जहां पर केंद्रीय बैंक लिखा हो उसको आपको देखना है। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को कहा जाता है साथियों बैंक रेट, यानी कि बैंक दर। तो आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, अब जब के बाद क्या आएगा? जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक होती। बिल्कुल सही साथियों, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक होती है। अगला देखिए, कह रहे कि वो न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के आधार अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। तो वो साथियों 20 लाख है ना। 20 लाख की अगर बात करें तो ये कम से कम वो जनसंख्या है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं गठित की जा सकती हैं। अगला देखिए, कह रहे कि किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है? तो राजदूतों की नियुक्ति पर मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक होता है। विधेयकों पर स्वीकृति देने पर आवश्यक नहीं होता है, नहीं होता है, तो यही आपका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? 6 मौलिक अधिकार हैं, आपको पता है, इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, विरोध का अधिकार ये आपने नहीं सुना होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, और धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि हम न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था देखते हैं केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, और भारत और यूएसए दोनों में। तो मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब आपका ये होगा डी वाला।
न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था भारत में भी है और साथियों यूएसए में भी है। कह रहे कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम को 100% पास करना चाहते हैं तो लगभग लगभग 50% सवाल कहां से बनेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए आपका पेपर यूपी पेट का 2021 में हुआ था, उसके बाद 2022 में हुआ, उसके बाद 2023 में हुआ, 2024 में नहीं हुआ और अब 2025 में होगा। ये समझ लीजिए अगर आप इन 3 वर्षों की शिफ्ट को तैयार कर लेते हैं, जो कि साथों आपकी पूरी की पूरी 10 शिफ्ट बन रही हैं, तो मेरा मानना है 50% क्वेश्चन आपको साथों यहां से देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों वर्षों की 10 शिफ्ट आपके लिए तैयार कर दी गई हैं। जैसे कि एक मान लीजिए शिफ्ट वाइज शिफ्ट है, यहां पर आपको दिया जाएगा पीडीएफ। मान लीजिए क्वेश्चन है, उसके नीचे उसका आंसर है और उसके नीचे उसकी डिटेल भी लिखी है, उससे संबंधित जो सवाल बनते हैं वो भी लिखे हैं, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट ये सवाल दे सकता है या उन क्वेश्चन से संबंधित जो क्वेश्चन नीचे है वो भी साथियों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज आपको दी जा रही है साथियों सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपी ट्रिपल एस सी पेट पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ साथियों आपको यहीं पर भेज दी जाएंगी। तो इस पीडीएफ को एक बार अपने एग्जाम से पहले पहले जितना देख सकते हैं उतना साथियों देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों, हम लोग यहां पर आपसे पूछा जा रहा है यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, तो ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है, जिनका आंसर बी है, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि डीएनए की त्रिकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वॉटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी डीएनए की त्रिकुंडलिनी संरचना। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है। तो किसको मिलाकर बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल सही साथियों। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है तो आंसर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है साथियों। अगर मैं आपसे कहूं तो इसको जो है ना, इसको दिष्टकारी के द्वारा साथियों किया जाता है ना। दिष्टकारी की अगर बात करें इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है साथियों, रेक्टिफायर कहा जाता है। इसलिए आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो अगर सवाल साथियों आपसे ऐसे पूछे कि एसी को डीसी में जो परिवर्तित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो रेक्टिफायर कह लो या दिष्टकारी कह लो। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए आंसर आपका साथियों क्या होगा। चलिए कह रहे कि पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि किसको चेक करने के लिए किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। तो सोलर रेडिएशन को चेक करने के लिए किया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि हिंदी नाटक जो अंधेर नगरी है इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए, मधुबनी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये साथियों मिथिला की प्रसिद्ध है। कहाँ की साथियों, मिथिला की प्रसिद्ध है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है साथियों, बताइए। जल वाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, ये बात आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है, बताइए। तो यहाँ पर आपका जवाब टॉन्सले हो जाएगा, यानी कि एजी टॉन्सले के द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल देखिए, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पता साथियों कहाँ नेपाली भाषा बोली जाती है, ये सिक्किम में बोली जाती है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश साथियों कौन सा है, बताइए। सबसे ज्यादा सीमाओं वाला देश की अगर बात करते हैं तो चीन आपके यहां पर सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो मृत्यु दंड के मामले में साथियों क्षमा कौन दे सकता है, राष्ट्रपति साहब दे सकते हैं। इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो मुगल काल आप लोग याद रखें, यानी कि अगर आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, तो मुगल काल आपको बताना है। उसके बाद देखिए, किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवोवैक्स मिला, तो यहां पर अगर बात करें साथियों करंट अफेयर के सवाल आप लोग तैयार कर लीजिए साथियों, है ना। चलिए
तो थाईलैंड आपका साथों यहाँ पर जवाब हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए, भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो ये साथों असम में की गई थी। राइट आंसर आपका बी है। कह रहे कि मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा किसने अभी हाल फिलहाल में की है? तो आप लोग को ये याद रखना है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा ही मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो आपकी अगर बात करते हैं इस सवाल की, तो महाराष्ट्र आपका सातों जवाब हो जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव राज्य को मतलब गणेश उत्सव जो है ना, इसको राज्य उत्सव घोषित किया है। अगला सवाल देखिए, कह रहे इन्फोसिस ने वर्सेट ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो मैं कह सकता हूं सातु 75% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है इन्फोसिस ने वर्सेट ग्रुप में। अगला देखिए, कह रहे कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो यहां पर आपका जवाब जो जाएगा साथी वो नासा के साथ जाएगा। यानी कि नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत परियोजना रोजगार योजना साथियों शुरू की है? तो मैं कह सकता हूं साथियों कितने की बात चल रही है? 1 लाख करोड़, बहुत बड़ी संख्या है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने साथियों 1 लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि वंतारा ने कहा हथिनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की पेशकश की है? तो आपका जवाब जो जाएगा वो कोल्हापुर के साथ जाएगा। यानी कि वंतारा ने कोल्हापुर में ही हथिनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की पेशकश की है। कह रहे कि किस देश ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो मैं कहूंगा चीन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या चीन की अगर बात करें आपका साथों राइट आंसर है, चीन देश ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए, भारतीय महिला GCC इंडिया ट्रेड कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथों जीनत कुरैशी की, तो जीनत कुरैशी को ही भारतीय महिला GCC इंडिया ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, किस राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है? तो ये साथियों झारखंड के शिक्षा मंत्री है ना, और ये रामदास सोरेन का नाम है और इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। कह रहे कि भारत ने कितने गीगावाट सोलर फोटो वोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है? तो साथियों 100 आप लोग याद रखेंगे, यानी कि 100 गीगावाट। कितनी? 100 गीगावाट सोलर फोटो वोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है अपने देश भारत ने। उसके बाद देखिए, HDFC ERGO ने स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मैं कहूंगा फोन पे के साथ समझौता किया है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हुआ है? तो मैं कह सकता हूं साथियों नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। अगले नंबर का देखिए, कह रहे कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने JP सेनानियों की पेंशन को 2 गुना कर दिया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों बिहार आपका जवाब हो जाएगा। बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने JP सेनानियों की पेंशन को 2 गुना कर दिया है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कौन भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इनका नाम रोहित कृष्णा है, S रोहित कृष्णा। ये भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो नागेश्वर राव को। किसको साथियों? नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, मैथ के DI के क्वेश्चन। DI के क्वेश्चन साथियों कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बेहतरीन साथियों कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहले इसको समझिए ग्राफ को। खैर की निर्देश है नीचे दिए गए बार ग्राफ में अलग अलग देशों की प्रति एकड़ उपज किलोग्राम में दर्शाई गई है। ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि अगर इंडिया की बात करते हैं यहाँ पर साथियों, जो इंडिया है, इंडिया की उपज जो हुई है वो 200 है ना, 200 केजी उपज हुई है। पाकिस्तान की उपज 160 किलोग्राम हुई है। बांग्लादेश की 120, ऐसे करके साथियों ये है। अब हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए देशों की औसत उपज आपको बताना है। जैसे भारत की उपज कितनी है? 200 किलोग्राम है। पाकिस्तान की 160 है। ऐसे अलग अलग देशों की अलग अलग है। तो इसमें औसत आपसे पूछा गया, तो औसत के लिए साथियों सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले योग निकाल लेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे? उसके बाद साथियों हम यहाँ पर औसत निकाल लेंगे। सबसे पहले योग निकालिए। देखिए 0 0 0 2 आ गया, 0 0 यानी कि सबसे पहले 2 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद साथियों बीच वाला नंबर जोड़िए, 0 6 6 6 2 8 8 और 11 11 2 12 और 13
13 और 8 21, 21 का 2 लग गया, हासिल का 2 लग गया, 21 का 1 लग गया और हासिल का 2 लग गया, 2 2 4, 4 और ये 5 6 7 8 है ना, 2 लगा था ना साथियों, 2 2 4 5 6 7 8, 8 लग गया, तो ये 812, तो योगफल हो गया। अब इनका औसत निकालना है, तो 812 बटे कितने देश हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 देश हैं, तो 6 से इसको साथियों भाग दे दीजिए। 2 से कट करेंगे साथियों, तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे, 2 3 6 और 2 चौक 8 और 0 आ जाएगा, क्योंकि डबल नंबर को हम कट कर रहे हैं, और 2 छंग आपका 12 आ जाएगा। अब इसको साथियों कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए साथियों कैसे करेंगे, 4 है ना ये, तो 3 एकम 3 आपका आ जाएगा, पूरा कटेगा नहीं इसलिए हम ये कर रहे हैं। 3 एकम 3 ये 10 हो जाएगा, और 3 3 आपका कितना हो जाएगा, एक तरीके से बात करते हैं, 3 3 आपका 9 यहाँ पर हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, बचा 1 है, 16 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया और बचा 1, यानी कि आपके सामने जो आया है 135 सही 1/3 आया है, और 135 सही 1/3 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। सब देशों की कुल मिलाकर उपज में से श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत, देखिए श्रीलंका की उपज कितनी है, 132 है, यानी कि 132 श्रीलंका की उपज है। इसको आपको प्रतिशत में साथियों बदलना होगा, है ना। तो साथियों अब सारे देशों की उपज कितनी थी ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 812 थी, तो साथियों ये 812 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको साथियों कट कर दीजिए, है ना, इसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। अब इसको 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 0 2 छंग आपका 12 हो जाएगा। इसको कट करें तो 2 छंग आपका 12, 2 छंग 12 आ गया, ये 100 यहाँ पर इसकी गुणा हो जाएगी। फिर से अगर 2 से कट करते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 0 2 3 6 आ गया, और नीचे ऊपर क्या आ गया, 2 3 6, 2 3 6 डबल 0 आ गया। अब एक काम करिए साथियों, इसको आप इस तरह से साथियों यहाँ पर कर लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा, 3300 आ जाएगा, है ना, और इधर क्या आ जाएगा, 206 से इसकी 203 से इसकी भाग कर दीजिए, है ना, 203 से इसकी भाग कर दीजिए। अब देखिए 203 एकम 203, ये 330 है, तो 203 यहाँ पर आ जाएगा। अब कितना बचेगा, ये 10 हो जाएगा, मान लीजिए 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, ये वाला 0 उतार लिया है, अब ये 32 हो जाएगा, यानी कि ये अब आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा, 32 में से 12 जाएगा, 32 में से 20 जाएगा तो 12 बचेगा। अब इसको जरा कैलकुलेट करा, देखिए 203 की अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो मेरे हिसाब से कितना आएगा, 6 तिया 18 आपका हो जाएगा, और 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, 1218 आ गया है। अब इसको घटाइए साथियों, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 6 हो जाएगा, ये 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ा लीजिए और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लीजिए, इतनी बात साथियों क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 203 की गुणा किससे करते हैं साथियों, कि हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 520 है, मेरे हिसाब से 2 से करेंगे, 6 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से करेंगे, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 16.2 आपका आंसर आएगा। तो 16.2 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों की कुल उपज में अंतर क्या है। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखिए, सबसे पहले है ना 80 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 80 के बाद 120 तो 2 बार लिखा हुआ है, 132, हाँ 120 2 बार आ जाएगा, 120 2 बार आ गया, और उसके बाद अगर बात करते हैं 132 आ जाएगा और 160 आ जाएगा, और फिर 200 यहाँ पर आ जाएगा। कहने के इन अंतिम 3 देशों की उपज, क्या लिखा है, सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए, पहले 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों की कुल उपज में अंतर क्या होगा, यानी कि इनका अंतर निकाल लीजिए। 80 120 200 200 300 320 हो जाएगा आपका ये, है ना, और ये इसको जोड़ लीजिए, 0 0 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर का 2 आ गया है, और 0 6 3 यानी कि आपका ये 9 आ गया है, और 2 3 4 ये 4 आ गया, तो इसको आपको घटाना है, यानी कि 492 में से आपको 320 को घटाना है, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 172 किलोग्राम ये अंतर आएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं। तो साथियों 5 कोनों वाली एक टेबल हम बना लेते हैं साथियों, है ना, 5 कोनों वाली हम टेबल बना लेते हैं। 5 कोनों वाली हमने टेबल बना दी, एक कोना आपका ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 और एक साथ यहाँ पर क्या 5 हो गए। तो 5 कोनों वाली टेबल हमने यहाँ पर तैयार कर ली, यानी कि 5 लोग बैठे हैं, सभी का मुंह जो है ना केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। तो केंद्र की तरफ साथियों बैठे, कह रहे कि गिरीश विक्रम के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, सतपाल नागेश की बाईं ओर बगल में बैठा है, अकरम सतपाल के, है ना, अकरम सतपाल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए हम ये वाली लाइन को सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ये वाली लाइन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सतपाल मिल रहा है और सतपाल हमें यहाँ पर भी मिल रहा है,
इसलिए इस वाली लाइन को सॉल्व करो। यानी कि नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है सतपाल, तो नागेश को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए नागेश को सातों हमने यहां पर बैठा दिया, नागेश यहां पर आ गया, तो कहने के नागेश के बाईं ओर बगल में सतपाल बैठा है, यानी कि सतपाल साहब सातों यहां पर बैठे होंगे। उसके बाद कहने के सतपाल के बाईं दूसरे स्थान पर अकरम बैठा है, यानी कि अकरम सातों यहां पर बैठा होगा। उसके बाद अब इसको पढ़ लीजिए, विक्रम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर गिरीश बैठा है। विक्रम की अगर बात करें, विक्रम को अगर हम यहां पर बैठा लेंगे, क्या विक्रम को यहां पर बैठा लेंगे, तभी विक्रम के बाईं दूसरे स्थान पर, दूसरे नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरा स्थान, तो यहां पर ही साथियों कौन आपका आ पाएगा, यहां पर अगर बात करें ही आपका गिरीश आ पाया है, तो गिरीश आपका यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कहने के नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो नागेश का दायां दूसरा क्या हो जाएगा, अकरम हो जाएगा, यानी कि अकरम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का साथियों सवाल देखिए आप लोग, यानी कि किसी निश्चित कूट भाषा में साथियों क्या लिखा जाता है, SHEER को ये सब लिखा जाता है, नाइट को ये सब लिखा जाता है, तो राइट को आपको बताना है साथियों यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। चलिए, ऐसा तो नहीं साथियों जैसे कि एस लिखा हुआ है, एस का कोड यहाँ पर 21 हो, एच लिखा है, एच का कोड यहाँ पर 10 हो, ऐसा तो नहीं साथियों। आर या आर का कोड यहाँ पर क्या हो जाए, 20 हो जाए, है ना। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है एस 19 पर आता है, 21 कर दिया गया, 2 बढ़ा दिया गया। एच 8 पर आता है, 2 बढ़ा दिया गया, 10 कर दिया गया। ई की अगर बात, अब देखिए आर 18 पर आता है तो 20 कर दिया गया, 2 बढ़ा दिया गया, है ना। अब ये 2 2 2 ऐसे करके बचे ना, तो ये ई आ रहे हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत है साथियों। अच्छा अच्छा, ये 2, अच्छा ई का जो कोड होगा ना, ई का कोड 2 होगा, आर का कोड ये 20 है, उसी प्रकार यहां पर होगा। अब इसका कोड निकाल लीजिए, इसके आर यहां पर लिखा है, आर का कोड क्या है, 20 है, तो यहां पर साथियों 20 आ जाएगा। आई की अगर बात करें, है ना, आई की अगर बात करें, आई का कोड साथियों नाइट में लिखा हुआ है, और आई की अगर बात करें, मान लीजिए एन का कोड यहाँ पर, एन का कोड वैसे 14 होता है, लेकिन 2 बढ़ा के लिखना है यहाँ पर, और आई का कोड यहाँ पर साथियों 3 माना गया है, और देखिए 3 यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है, 20 और 3, तो वैसे तो मेरा आंसर यहीं पर ही हमें पता चल गया, लेकिन और आगे चेक कर लेते हैं हम लोग। जी की अगर बात करें, जी का कोड क्या, एक काम करिए, देखिए टी का कोड वैसे 20 होता है, 2 बढ़ा के लिखा गया 22। एच का कोड क्या होता है साथियों, 8 होता है, 2 बढ़ा के लिखा गया, यानी कि आई का कोड 3 होगा और जी का कोड 9 होगा, यानी कि यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब एच का कोड यहाँ पर साथियों 10 है, तो 10 आ गया, और टी का कोड यहाँ पर 22 है, तो 22 आ गया। देखिए वही लिखा हुआ है ना, 20 3 9 और 10 और 22, यानी कि आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा। अगले नंबर का साथियों सवाल है, साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर साथियों आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक कमेंट में जय हिंद नहीं लिखा है तो जय हिंद एक बार साथियों जरूर लिख दीजिए। और यहाँ पर साथियों मैथ के क्वेश्चंस भी अभी मैं आपको करवाऊंगा, उसके अलावा साथियों कई सारे क्वेश्चंस और भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो देखते जाइए साथियों यहाँ पर आप लोग। चलिए, तो एक नंबर सीरीज वाला सवाल है, कहा जा रहा है आपसे, सबसे पहले 11 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 41 है, और फिर अगला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आ सकता है। देखिए 11 से यहाँ पर 9 हुआ है, 9 फिर 9 से 15 हो गया, तो मेरा मानना ऐसा है कि एक काम करिए, अगर हम 11 में गुणा 1 की करें और उसमें से 2 माइनस कर दे तो 9 आ जाएगा। उसी प्रकार 9 की गुणा हम 2 से करते हैं, 9 दूना 18, और उसमें 3 माइनस कर दे तो 15 आ जाएगा। उसी प्रकार 15 की गुणा अगर हम 3 से करते हैं और उसमें 4 घटा देते हैं तो 41 आ जाएगा। यानी कि 41 में हमें 4 की तो गुणा करना पड़ेगी, लेकिन इसमें से 5 हमें घटाना भी होंगे। तो साथियों एक तरीके से अगर बात करते हैं, 41 चौक कितने हो जाएंगे, 41 चौक आपके साथियों 64 हो जाएंगे, 64 थोड़ी ना होंगे, एक सेकंड रुकिए, इसकी गुणा करा लीजिए साथियों यहाँ पर, है ना, 4 एकम 4 हो गया और 4 चौक आपका 16 हो गया, इसमें से 5 घटा दीजिए तो 159 आ जाएगा, 159 आ जाएगा। क्या यहाँ पर 159 आएगा, ऑप्शन में देखिए भी 159 है, यानी कि हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए एक और सवाल है, कह रहे कि AZK के बाद EVN है, फिर IRQ है, फिर OLT है, उसके बाद आपको बताने के 3 लेटर यहाँ पर कौन से आ सकते हैं। देखिए ए के बाद यहाँ पर E हुआ है, यानी कि 4 बड़ा है, फिर आई हुआ है, फिर 4 बड़ा है, फिर ओ हुआ है, अब यहाँ पर ज्यादा बढ़ा दिया है, 6 बढ़ा दिया है, तो अब यहाँ पर भी साथियों 6 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, मेरे हिसाब से यू आ जाएगा। Z से यहाँ पर V हुआ है, कितना घटा है, 4 घटा है, और V से R हुआ है, 4 घटा है, और R से यहाँ पर L हुआ है, अब साथियों यहाँ पर 6 घटा है, तो यहाँ पर भी हम 6 घटाएंगे, L में 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा साथियों, F आ जाएगा, यानी कि F कहाँ पर लिखा हुआ है, UF ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ बोल्ट पेन है, तो मान लेते हैं साथियों कुछ बोल्ट पेन है ना, ये बोल्ट आपके हो गए,
क्या हो गए साथियों, ये बोल्ट हो गए, और इतने बोल्ट मैं कह सकता हूँ क्या हो गए साथियों, इतने बोल्ट साथियों पेन पेन हो गए, है ना। उसके बाद कहने के कुछ स्टेंसिल बोल्ट हैं, क्या साथियों, कुछ स्टेंसिल्स बोल्ट हैं, यानी कि कुछ बोल्ट स्टेंसिल्स हैं, ये भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। करके सभी स्क्रू बोल्ट हैं, अच्छा भाई सभी स्क्रू बोल्ट हैं, तो यहाँ पर हम स्क्रू बना लेते, ये आपका स्क्रू हो गया। अब निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष है, ये कौन सा गलत है। कह रहे कि कोई स्क्रू स्टेंसिल नहीं है, कोई स्क्रू स्टेंसिल्स नहीं है ना। दूसरा कह रहे कि कुछ पेन स्टेंसिल है, देखिए कुछ पेन स्टेंसिल्स हैं, हमें ये नहीं बताया गया है कि कुछ पेन स्टेंसिल्स है या नहीं है, जो नहीं बताया जाता है वो हम गलत मानते हैं। और हमें इतना पता है कि भैया सारे स्टेंसिल्स बोल्ट हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई स्क्रू स्टेंसिल्स नहीं है, कोई स्क्रू स्टेंसिल्स नहीं, इसके बारे में भी नहीं बताया गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैथ के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि सी ने बी से एक मशीन खरीदी जिसने इसे ए से खरीदा था। सी ने मशीन को 9,360 रुपए में खरीदा। इस बिक्री पर ए और बी ने क्रमशः 30%, यानी कि ए ने 30% लाभ कमाया और बी ने 20% का लाभ कमाया। ए ने मशीन को किस मूल्य पर बेचा था। तो ए ने किस मूल्य पर बेचा था, सबसे पहले हमें ये निकालना होगा ए ने किस मूल्य पर खरीदा था। मान लीजिए ए ने एक्स मूल्य पर खरीदा था, क्या अगर बात करते ए ने मान लीजिए एक्स मूल्य पर खरीदा था, ये ए ने खरीदा था। अब ए बेच रहा है सातों 30% के लाभ पर, यानी कि ये इसको 130% में बेच रहा है, और बी को बेच रहा है। अब बी इसको जो है ना वो 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि उसने इसको 120% में बेचा। तो जब ये बेचा तो ये 9,360 रुपए की जाकर बनी। तो सबसे पहले एक्स का मान सातों आप लोग यहाँ पर क्या निकाल लीजिए कि एक्स ने कितने प्रतिशत में खरीदा था। फिर हम क्या ए ने, है ना, फिर हम बात की बात करेंगे। पहले इसको देख लीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 छंग या 20 छंग और 20 पंजे ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें x बराबर क्या आ गया साथियों, 9,360 आ गया, और 0 और 5 यानी कि 50 की गुणा यहाँ पर हो जाएगी, और भाग आपकी हो जाएगी 13 गुणा 6 से। तो इसको देखिए जरा, ये कट आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, 6 कम 6 3 चला जाएगा, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 6 चंग 36 0 आ गया, और 13 से भी कट हो जाएगा ये, 13 एकम 13, 13 दूना 26 0 आ गया, यानी कि 12 पंजे 60 आ गया। x बराबर आपका कितना आ गया, और ये 50 गुणा करेंगे तो 6,000 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं x ने कितने रुपए में खरीदी, तो मैं कहूंगा 6,000 रुपए में खरीदी। तो ए ने किस मूल्य पर बेची, देखिए कह रहे कि ए ने 30% के लाभ पर लाभ अर्जित किया। तो लाभ अर्जित कर रहा है ए 6,000 पर 30% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो 130% में इसने बेची होगी। तो इसका 130% निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, यानी कि 7800 में इसने बेची होगी। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 102 माइनस 16 भाग 8, ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस 2 ब्रैकेट बंद, भाग 3 प्लस 6 गुणा 5 प्लस 4 भाग 3 माइनस 7, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है सातों, सॉल्व करना, ये कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करने की अगर कोशिश हम लोग करें तो देखिए 8 से अगर कट होगा तो 8 दूना 16, 2 आएगा, 102 में से 2 जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या बच जाएगा सातों, 100 बच जाएगा, ठीक है ना, 100 बच जाएगा। देखिए 8 का 8 दूना 16, हाँ 100 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 एकम 8, 8 दूना 16, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात के लिए। अब ये भाग का निशान है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 54 की अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अगर बात करें साथियों 3 आ गया, और ये आपका 6 आ गया। एक काम करते स्टेप बाय स्टेप करते, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, गुणा, और 5 और 4 कितना हो जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब भाग हम सबसे पहले करेंगे, गुणा बाद में करेंगे। तो 9 भाग 3 है तो क्या आएगा साथियों, 3 आएगा, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, और माइनस आपका 7 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे ये आपका 98 आ जाएगा यहाँ पर। और अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ये कितना आ जाएगा, 6 18 हो गया, 18 में से साथियों 7 जाएगा, 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, है ना साथियों, 11 बचे, 11 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14
की अगर बात करते 14 सत्ते 98 होते, तो कुल मिला के इसको कैलकुलेट करके 7 आपका आंसर आएगा। और 7 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। यानी कि रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 25% और 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, माना रेणु की बचत की अगर बात करते साथियों 100 है, क्या यहां पर अगर बात करें रेणु की बचत की अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं साथियों कितनी है? 100 रुपए है। अब यहां पर देखिए तीन चीजें होती हैं, एक तो साथियों आपकी आय होती है, उसके अलावा एक अगर बात करते आय बराबर क्या होती है साथियों? व्यय यानी कि खर्च। क्या होती है साथियों? व्यय। और यहाँ पर अगर बात करते हैं व्यय यानी कि बचत, खर्च, और साथियों यहाँ पर बचत, दो चीजें होती हैं। इनको अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका आय बन जाती है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, मान लीजिए रेणु की बचत कितनी है? 100 है। तो कहने कि रेणु का व्यय जो है ना उसकी बचत से 120% अधिक है। तो 100 से अगर 120% बढ़ाओगे तो ये आपका 220 हो जाएगा। ठीक है, तो आय कितनी निकलेगी साथियों? जाहिर सी बात है 320 निकलेगी। 320 आय हो गई। यानी कि यदि उसकी आय और व्यय में 25-30% की वृद्धि होती है, यानी कि आय में 25% की वृद्धि हो, तो इसका जब 25% आप करोगे ना तो पता कितना हो जाएगा साथियों? ये पूरा पूरा आपका 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा। और व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो इसका जब 30% बढ़ाओगे, निकाल लेते हैं साथियों, एक काम करिए 220 का 30% सबसे पहले निकालिए। 0 0 कैंसिल, 3 6 यानी कि 66 हो जाएगा। तो 66 की अगर बात करते हैं 286 इसमें हो जाएगा। 286 हो गया, प्लस आपका साथियों ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर 100 रुपए बचत हो रही थी, 100 रुपए बचत आ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर साथियों 100 थोड़ी ना आएगा। अब अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर अगर बात करें, यहां पर साथियों अब आपकी ये कितनी हो जाएगी? 400 में से 286 जाएगा तो 114 बचेगा। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बचत में भैया 14 की वृद्धि होगी। यानी कि उसकी बचत में 14% की वृद्धि होगी। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को कह रहे कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा? मुझे बताइए। यहां पर एक चीज की कमी है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5, क्या विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा? ये आप लोग मुझे यहां पर बता दीजिए। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं, कह रहे कि हानि जो है ना, हानि विक्रय मूल्य के, क्या साथियों ये विक्रय मूल्य आ गया आपका? विक्रय मूल्य के 1/5। अब इसको अगर सेट करें ना हम लोग साथियों, तो ये आपका हानि आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी चीज को 5 रुपए में बेच रहे हो और 1 रुपए की हानि हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 6 होगा। उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 6 होगा। तो कह रहे कि हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत की अगर बात करें, एक की यहां पर हानि हो रही है, इसको प्रतिशत में बदलिए, नीचे क्रय मूल्य आता है, तो कट करोगे तो साथियों यहां पर आपका कितना आ जाएगा? अच्छा सॉरी, क्रय मूल्य 6 है, 5 नहीं है ना? क्रय मूल्य कितना है? 6 है। तो इसको कट करिए साथियों, ऊपर 50 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, और कट करोगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा आपका, ये 2 जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। पॉइंट लगा के 0 बढ़ेगा, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा। यानी कि 16.6 कहां पर लिखा हुआ है? 16.6 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए, ये अंतिम मैथ का सवाल है। इसके बाद साथ तो हम लोग उसके इंग्लिश के सवालों को देखेंगे। यानी कि 40% और 20% की दो क्रमागत छूटे, इनको एकल छूट बनाना तो कैसे करेंगे? देखिए इसमें वही सूत्र लगाएंगे, x प्लस वाई है ना, प्लस x गुणा वाई अपॉन 100। x क्या है? 40 है। y क्या है? 20 है ना? तो ये आपका 40 गुणा 20 आ जाएगा बटे 100 आ जाएगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, ये आपका 60 आ गया, प्लस 8 आ गया। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? अच्छा ये माइनस आएगा, सॉरी कितना आएगा? माइनस आएगा। तो माइनस यहाँ पर आएगा, यानी कि 52% आ जाएगा। और 52% कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो उसके बाद साथियों देखिए लगभग 5 क्वेश्चन, हम लोग कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी देख लेते हैं। कह रहे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ओवर एंड ओवर अगेन। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब क्या होता है साथियों? कोई भी चीज जब बार बार की जाती है, क्या
बार बार करने को साथियों क्या कहा जाता है, बार बार करने को ओवर एंड ओवर अगेन कहा जाता है। तो स्टार्ट समथिंग न्यू को कहते हैं बार बार करना, नहीं डू समथिंग रिपीटेडली को कहा जाता है साथियों ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि बार बार करना। तो आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि बीक का एंटोनिम्स क्या है। तो बीक का मतलब पता क्या होता है साथियों, अंधकारमय होता है। क्या होता है बीक का मतलब, बीक का मतलब होता है साथियों अंधकारमय। अब इसका उल्टा आपको बताना, यानी कि साथियों आपको उजाला की इंग्लिश मीनिंग बताना होगी। तो उजाला को ब्राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्राइट कहा जाता है, इसलिए आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही। देखिए डिजास्टर की अगर बात करें तो स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और डिजास्टर का मतलब होता है साथियों विनाश। कालमिटी की अगर बात करें इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही, कोई दिक्कत कोई मुसीबत। आपदा की अगर बात करें इसको कहते हैं, है ना। एक तरीके से बात करें एफ्लिक्शन की अगर बात करें इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही, इसका मतलब होता है साथियों शोक। कैजुअलिटी यहाँ पर लिखा होना चाहिए, तो इसकी स्पेलिंग सही नहीं लग रही है, CASUALTY होता है। और कैजुअलिटी का एक तरीके से बात करें इसकी स्पेलिंग गलत थी, तो स्पेलिंग सही क्या थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए कहने के सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि इम्पॉसिबल टू बिलीव, यानी कि जिस पर भरोसा करना मुश्किल हो, असंभव हो, उसको कहा जाता है, उसको साथ इनक्रेडिबल कहा जाता है। और इनक्रेडिबल कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला देखिए और अंतिम सवाल है साथियों, कह रहे कि माई ब्रदर एग्जैक्टली बॉट ए न्यू कार, ये होगा मतलब खाली जगह में आपको क्या आना आएगा, फ्रेशली, शॉर्टली या रिसेंटली। रिसेंटली मतलब अभी जल्दी, तो मेरे ब्रदर ने अभी एक जल्दी न्यू कार ली है, खरीदी है, तो रिसेंटली यहाँ पर साथियों आना चाहिए। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर आप लोगों ने कई सारे सवालों को देखा। कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।